अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से दुनिया भर में होने वाला जो क्राइम रेट है उसका जो 60 से 70% का रेट है वो ज़्यादातर यूथ करती है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अगर स्पेशली बात करें पाकिस्तान की और कराची की तो हम देखते हैं कि आए रोज़ हमें ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने और देखने को मिलते हैं जिनको देखकर या सुनकर जो है वो रूह लर्ज़ जाती है। और वो करता कौन है? छोटे बच्चे 15 से लेकर 25 साल के बीच में ये नौजवान होते हैं जो ऐसी हरकत या ऐसा क्राइम कर देते हैं कि इंसान को जो है वो यकीन ही नहीं आता कि ये जुर्म इस बच्चे ने आखिर कर कैसे लिया। जब इस पर तहकीकात की जाती हैं, बहुत सी वजूहात सामने आती हैं कि बच्चे को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई या सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार भी इसमें देखा गया है। हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी हम नेगेटिविटी से इंस्पायर हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसा बहुत सा मवाद, ऐसा बहुत सा कंटेंट बनता है जिसको हम देखते हैं मूवीज़ की शक्ल में, वेब सीरीज़ की शक्ल में, ड्रामाज़ की शक्ल में। और अगर इन्हीं 5 सालों की बात करें तो हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से हमारे सामने ऐसी अनोखी चीज़ें आई हैं जिनमें हमने देखा कि बहुत सारे ड्रामाज़ में दिखाया जाता है कि लड़कियां जो हैं वो अपना घर छोड़कर चली जाती हैं किसी की मोहब्बत में पागल होकर या अपने माँ बाप से परेशान होकर। तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हमारी बच्चे और बच्चियां हैं वो घर छोड़कर जाने लगे कि हमारे माँ बाप हम पर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं या हम जहाँ चाहते हैं हमारी वहाँ शादी नहीं कर रहे। उसके बाद हमने ये भी देखा, एक कल्चर ये भी आया कि ड्रामास हमारे कुछ ऐसे बनने लगे जो कि अवेयरनेस के लिए बनते थे कि कम उम्री में जो है वो बच्चों की शादी कर दी जाए। ये भी हमारे सामने है। लव मैरिज के नाम पर हमने देखा कि कम उम्री में ही जो है वो बहुत सारे जोड़े हमारे सामने आए जिनकी शादियाँ हुई, वो वायरल भी हुए और बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स भी दिए। इसके अलावा गेम्स देखा जाए तो ऐसी बहुत सी गेम्स भी इंट्रोड्यूस हुई जिनको हमने देखा और वहाँ पर खेलने में इतना अग्रेशन डेवलप हो जाता है, इतना वायलेंस होता है उसमें कि फिर जो है वो नौजवान हमारे बाहर निकल कर जो है वो एक दूसरे को कत्ल करने पर जो है वो तुल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कत्ल के केसेस भी हमारे सामने आए। रीसेंट केस की अगर मैं एक बात करूँ तो हमारे सामने एक और केस भी आया है जिसमें एक 16 से 17 साल का बच्चा जिसने जो है वो 5 से 6 साल के एक बच्चे को, जो कि उसका अपना ही कज़न था, उसको गला काट कर जो है वो कत्ल कर दिया। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक मूवी से इंस्पायर होकर मैंने ये कत्ल किया या मुझे ये तरीका जो वारदात है ये मुझे मूवी से मिला है, मैंने वहीं से देखा और सीखा है। अब देखना ये है कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ पर लैकिंग कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि हम जो हैं वो अपने बच्चों को या अपने जो हमसे थोड़े से उम्र में बड़े हैं हम उनको क्या इतनी भी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं या उनके बिहेवियर में हम इतनी भी चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं कि हमें पता चल सके कि कहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया या हमारा कंटेंट या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मूवीज़, ड्रामास किस तरीके से बच्चों के जहनों पर असरअंदाज होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स किस तरीके से असरअंदाज होती हैं, यही हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। नौजवानों की बात हो रही है तो बेहतर यही है कि नौजवानों से ही बात की जाए। तो इसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे चल के जानते हैं कि क्या वजूहात हैं और सोशल मीडिया इतना जो है वो हमें किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंटेंट हमें इस तरीके से कितना असरअंदाज हो रहा है कि हम बड़े बड़े क्राइम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि हम आजकल देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया पर ऐसी कोई ना कोई ख़बर आती है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जी वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, और इसकी वजह क्या समझते हैं कि क्या वजह है? बस वो एक तो शॉर्टकट, ठीक है ना। बच्चों को अभी से जो है कि ये लत भी पड़ गई है कि उसके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ये जो आप मोबाइल भी हो और सारी गाड़ियाँ हों, ये इसका मतलब ये कि वो शॉर्टकट के चक्कर में मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा ये भी है कि जो एक ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ बन गया है, उसको भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को कंट्रोल करें, थोड़ा सा उसको ऊपर नज़र रखें। और इस तरह की चीज़ें अब जब हो रही हैं उसको कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स के ऊपर ही है, उन्हीं को देखना चाहिए और बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। अच्छा सर, हम जैसे आपने बात की ना कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हम ये भी देख रहे हैं कि जब बच्चे पकड़े जाते हैं, साबित हो जाता है जुर्म, तो कहते हैं कि हमने इस मूवी से इंस्पायर होकर ये किया है। हाँ, ये भी है, ये ड्रामा मीडिया। हाँ, तो उसका क्या समझते हैं रोल के, कहाँ खराबी हो रही है? बिल्कुल वहाँ से आ रहे हैं ना, एक आइडियाज़ तो वहाँ से जनरेट हो रहे हैं और वो उनको ले भी रहे हैं और उसको लेके फिर वो उसको जब
प्रॉब्लम आती है उनको तो वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये इसीलिए ये सब कुछ हमारे यहाँ ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा हो गया है कि अब जो है बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है और वो हमें अब ग्राउंड पे ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें अपने पड़ोसी ममालिक या अपने ही मुल्क में बनने वाली मूवीज़ और ड्रामास का जो कंटेंट है उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं? देखिए कंटेंट सिर्फ बच्चों के नहीं, इट्स अ जनरलाइज रिस्पॉन्स टुवर्ड द होल पब्लिक अराउंड अस। बेसिकली ये देखें, ये जो मीडिया होता है इसका काम क्या होता है, ये आपको जो इनकी जो बेसिक ऑब्जेक्टिविटी थी वो ये थी कि हमारा जो ये सोशल स्ट्रेटम है उसकी जो डायनामिक्स हैं उनको पोर्ट्रे करे और बताए कि बेसिकली सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं, क्या चल रहा है और हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अब जो बच्चा देखेगा, सीइंग इज़ बिलीविंग। तो ये जो हमारी नई जनरेशन है इनको जो भी चीज़ दिखाई जाती है, जो कंटेंट दिखाया जाता है, वो कंटेंट देख के उनको यही एज्यूम करते हैं कि शायद यही लाइफ है और यही उसके पैटर्न या डायनामिक्स है जिसको हमें अडॉप्ट करना है। तो वो ज़ाहिर है कि ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि जो भी वो उसको दिखाया जाता है और मुसलसल दिखाया जाता है तो वो समझ लेता है कि दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी। तो वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और उसी को ऑप्ट कर लेता है। नतीजा क्या होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो जो आपको मूवीज़ में दिखाती हैं, जो कभी ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी भी हो आपकी सोशल स्ट्रेटम की, वो चीज़ें जो कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं जो, और उन चीज़ों को जब आप उसको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करते हैं आपके मीडिया के थ्रू, तो वो उन्हीं चीज़ों को रियल, देखिए वर्चुअल जो सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है वही रियल बनता है। तो जो कुछ भी आपके माइंड सेट में चल रहा है वही चीज़ें जब आप लोगों को दिखाएंगे तो दे विल टेंड टू फोर्स टूवर्ड दैट पर्टिकुलर डायनेमिक। तो वही चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं कि हमारे चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो या जहाँ भी आप जाएँ, तो वो जो कुछ भी देख रहे होते हैं आजकल की जनरेशन ख़ास तौर पे, वो ये समझते हैं कि यही हमारा जो एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग्स हैं ये उसकी नॉर्म्स हैं। तो जब उसको नॉर्म्स लगती हैं तो वो उसी को फॉलो भी करते हैं और उसी के हिसाब से उनके रिपरकशंस आते हैं। अगर आपने उनको गलत डायरेक्शन में, डायनेमिक्स में रखा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उनकी हेल्थ और लाइफ पे और सोशल डायनेमिक्स पे। और अगर वो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल इम्पार्ट द पॉजिटिव। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव देखा जाए, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बन रही हैं कि जो है आपने दिखाया जाता है, कत्लो गारत दिखाई जाती है, फिर लोग जो है वहाँ से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ज़रा सा माँ बाप ने डांट दिया तो वही इम्प्लीमेंट करते हैं कि ऐसे ये करना है। अच्छा, ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपने किया है। देखें, हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव और डायमेंशन होती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये दिखा रहा होता है कि जनाब दिस इज़ रॉन्ग डूइंग, यू हैव टू अवॉइड इट। दूसरा वाला जो है स्कूल ऑफ थॉट वही समझ रहा होता है कि शायद ये चीज़ करना पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आती है रेगुलेशंस। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको हमारी जो सोशल, असल में सोशल साइंसेस का रोल क्या होता है, वो यही होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जाता है, सोशियोलॉजी को इन रियल लाइफ इम्प्लीमेंट करना सिखाते ही नहीं है। हमारे यहाँ पप्पुओं की तरह बच्चों को स्कूल की किताबें पढ़ा दी जाती हैं कि दिस इज़ योर सोशियोलॉजी, और वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ख़त्म, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इसीलिए उसके कंसिक्वेंसेस भी आपको नेगेटिव मिल रहे हैं। तो होता ये है कि जो आपका कंटेंट होता है उसको अपने सोशल डेमोग्राफिक जो सिस्टम होता है उस हिसाब से कंसेप्चुअलाइज करना चाहिए कि किस चीज़ को किस कदर दिखाना और किस कदर उसको रोकना है। दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन। जब तक रेगुलेटरी बॉडीज़ अपना काम नहीं करेंगी तो इसके दोनों इम्पैक्ट्स आपको नजर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी आएंगे। सर मुझे आप बताइएगा क्या राय रखते हैं? हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम कंटेंट की बात करें, बहुत सारी ऐसी गेम्स भी आई हैं जिनमें लड़के आपस में खेल रहे होते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, फिर हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात भी हमें कराची में देखने को मिले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, असल में इशू सारा ये है कि जो भी वहाँ आपके पास इंडिविजुअल है उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो उस बैकग्राउंड में अगर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स से, तो फिर वो हर चीज़ को ट्राई करेगा। जब ट्राई करेगा तो उसको इफ एंड बट्स वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके दिखेगा। लेकिन इसके भी आपके नेगेटिव इफेक्ट्स यही हैं कि आपका जो बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर वो भी चेंज होगा। यानी माँ बाप से बिहेवियर और बाद दोस्तों के साथ बिहेवियर आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा। तो आप जितना भी पुराने ज़माने में जैसे जो भी थे हमारे दादा परदादा, अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो स्टूडेंट जो हैं वो जो हैं अब कहना नहीं मानते वालिदैन का। वो उसकी वजह यही आ जाती है कि वो इतने सोशल नॉर्म्स इन चीज़ों के आदी हो गए हैं कि वो कहते हैं कि उनको आसपास जो माहौल मिलेगा उसी को वो अपनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नज़र में ये जो हैं इसके बड़े बैड से साइन है ये, और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं जो स्लोली हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ को कसूरवार नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके ये इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं जो सोसाइटी को देखने चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि हम लोग भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं उसमें इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है चीज़ों को
कि लोगों को ये लगता है कि शायद यही सही है। हम लोग बात कर रहे हैं गेम के हवाले से, तो ज़रा वॉइस से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये पबजी खेलते हैं हम? नहीं, मैं नहीं खेलता PUBG। वजह क्या है इसकी? बस कोई भी नहीं खेलता? हम लोग इंटरनेट पे कुछ अपना काम ही कर लेते हैं rather than हम PUBG खेलें या अच्छा कुछ मुझे बताएं, हमने देखा है ड्रामाज में या फिल्म्स में ऐसा कंटेंट बन रहा होता है जहाँ पर विलन को थोड़ा ज़रा ज़्यादा ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा होता है, लड़कियाँ ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो फिर बॉयज़ जो हैं वो उस तरह अपनी डेली लाइफ में करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा ही है। क्या सही की है ये? बस वो नहीं दिखाना चाहिए उनको। और जैसे ये मेरे दोस्त हैं, ये भी ऐसे ही कर रहे होते हैं समटाइम्स, विलन को ही कॉपी कर रहे होते हैं। जैसे कि एनिमल मूवी में आजकल बॉबी देओल का कैरेक्टर है, तो ये भी उनको ही कॉपी कर रहे होते हैं। इनको आपको समझाएं कि ऐसा नहीं किया करें, ठीक है। अच्छी चीज़ों को वेल करें। पसंद है आपको ये कैरेक्टर? कौन सा? ये बॉबी देओल वाला? वो अपनी तरफ से तारीफें कर रहा है ऐसी दूसरे की। आप बताएं। और अच्छा, कुछ भी नहीं। इंस्पायर होते हैं मूवी से, किसी विलन से इंस्पायर हो गए? अगर स्टोरी अच्छी है, बेसिक स्टोरी है, मतलब कोई है तो फिर उससे इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज अच्छा, हमने देखा है कि अभी जो पाकिस्तान की बात की जाए, बढ़ता हुआ क्राइम है, छोटे छोटे बच्चे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बड़े संगीन जराइम कर रहे हैं, तो उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने उस मूवी से ये सीखा, या छोटी उम्र में शादी हो गई या घर से भागना बड़ा कॉमन हो गया है। तो क्या समझते हैं कि मीडिया का क्या किरदार है इसमें? देखिए मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो दूसरी बात ये कि जो तरबियत भी बहुत अहम होती है इसके अंदर ना। असल में माँ बाप बच्चे तो पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे होते हैं उनकी, वो छोड़ देते हैं, देखभाल नहीं कर रहे होते हैं, मोहल्ले में आगे पीछे जिस तरह के लड़कों के साथ वो उठना बैठना कर रहे होते हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए। तो हर चीज़ रिपोर्ट हो जा रही है कि कहीं कत्ल भी हो रहा है तो वही बताया जा रहा है, और जो मतलब कुछ भी किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं वो सारे मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। जो है वो रेगुलरिटी होनी तो चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ी जो चीज़ें छुपानी चाहिए, ठीक है जी। तो उससे फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट के हवाले से, मीडिया के रोल के हवाले से, बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से, कि अगर देखा जाए तो बनने वाला कंटेंट किस हद तक जो है वो असरअंदाज होता है क्राइम में। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में नौजवानों से बात करने का सिलसिला जारी है, जो हमें यहाँ पर यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि क्या वो खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पबजी खेलते हो? रमज़ानों में। रमज़ानों में। अच्छा, हमने सुना है बड़ा वायलेंट गेम है, हमने देखा भी जराइम भी हुए कुछ, क्या वजूहत समझ में आती हैं कि क्या ऐसा क्या है उस गेम में? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस दिमाग का फतूर है लोगों का कि इसको खेलने से ये मतलब डेथ हो जाती है, या बहुत से लोग जो है वो दिमाग पे सवार कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। करते तो है ना लोग दिमाग पर सवार, हमने देखा पबजी से इंस्पायर होकर लोगों ने कत्ल भी कर दिए, एक दूसरे को मारने, दोस्तों को मारने भी चले गए। वो फिर ज़ाती दुश्मनियाँ होती हैं, जो सिर्फ पबजी खेलते ही ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए, उनका एम अच्छा हो जाए या इस तरह की चीज़ें, तो ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए ही करते हैं फिर ये अच्छा, सब चीज़ें। मूवीज़ जो बनती हैं हमारे पाकिस्तान में देख लिया जाए, हमसाया ममालिक में देख लिया जाए, उससे भी लोग बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं जराइम को लेकर स्पेशली। क्या कहेंगे इस पर? जराइम से तो कम होते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा हो जाते हैं, मोहब्बत वाली फिल्मों से। अच्छा, जराइम से तो बहुत ही कम होते हैं लोग आजकल। सर पबजी खेलते हैं? पबजी नहीं, छोटा भाई खेलता है। छोटा भाई खेलता है क्या? हमने सुना है बड़ा वायलेंट सा गेम है। हाँ वैसे तो अब तो आजकल तो हर गेम ही वायलेंट है, वैसे ही गेम्स के अलावा भी आ जाए तो वायलेंट है हर चीज़। नहीं तो मुझे बताएं, हमने क्या है ऐसा पबजी में, हमने सुना है लोग बड़े वायलेंट हो जाते हैं, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई बिहेवियर में चेंज आया छोटे भाई के? हाँ ऐसे है कि बस एक शख्स अगर लेटा हुआ है और सिर्फ लेट के से मार धाड़ के बारे में ही खेले जा रहा है, घंटों तक खेले जा रहा है, तो वो जहन पे तो असर पड़ेगा ना। तो बस ऐसे ही। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि अभी कराची में अगर जराइम की शरह देखी जाए बढ़ती हुई, उसमें हमने ये देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 15 से लेकर 25 साल के बीच के जो बॉयज़ हो गए या लड़कियां हो गई, वो जराइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हाँ। कि हमने इस मूवी से इंस्पायर हो गए, ये कर लिया, आगे इस गेम से इंस्पायर हो गए। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से रोकथाम होनी चाहिए? बिल्कुल रोकथाम ऐसे होनी चाहिए कि आप देखें मैनेजमेंट ना, जो मैनेजमेंट जिनके हाथों में, उनको उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। अब मसला ये है कि मैं अगर आपको बोल दूं आप इस जामिया में नहीं है और मैं आपसे बोलूं कि जामिया के मसले हल करें, तो आप क्या कर पाएंगी? नहीं कर सकती ना, जब तक आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा, ग्राउंड का नहीं पता होगा। तो इसी तरह जो जहाँ का बंदा है ना, उसको वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन से घर में कौन शख्स किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का कर रहा है, कौन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है इन्वॉल्व और कौन नहीं है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं काबू। पबजी खेलते हो? हाँ जी खेलता हूँ। हाँ खेलता हूँ। कैसी गेम है? अच्छी है। क्या हमने सुना है बड़ी एग्रेसिव सी गेम है, मार धाड़ है उसमें काफ़ी। वो तो है।
फिर क्या दिमाग में सोचें आती हैं इनको? वो तो डिपेंड करता है ना कि वो खेलने वाला किस तरह ले रहा है उसको, गेम को। कैसे ले रहा है, मतलब मारना मतलब वो गेम कैसे लोगे? गेम को गेम समझ के खेलेगा ना वो। अब रियल लाइफ में तो किसी को नहीं मार रहा। अब हमने देखा है कि लोग सीरियस भी हो गए, लोगों ने जो है मारा भी है निकल के PUBG खेलते हुए। हाँ? वो देखो ना, न्यूज़ नहीं देखते तो? वो एक दो होते हैं कोई जो मतलब होते हैं ना ऊपर से थोड़े माइंड उनका ऐसा होता है, वो करते हैं। बाकी तो इतने मिलियंस में लोग खेलने वो तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे ड्रामास में, मूवीज़ में भी जो है वो इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है बड़ी इंस्पायर हो जाती है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है कि अच्छा अगर इसने गलत काम किया जी है। देखें, ये जो देखेगा वो तो उसको फॉलो करेगा। अब वो अगर टीवी पे दिखाया जा रहा है तो जो देखने वाला वो उसको इंस्पायर होगा, वो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो। ये तो क्या कर सकते हैं हम इसको रोकने के लिए? गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ जो ये इस तरह की बना रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है और रुकवा सकती है, बजाय इसके कोई अच्छी चीज़ बनवा रहे। एजुकेशन के ऊपर कोई फिल्म बन जाए जिससे फ़ायदा हो जाए स्टूडेंट्स का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी राय लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी मुल्क में या कहीं भी जब तक जो है वो अपर हैंड आपका नहीं होता, कंट्रोलिंग नहीं होते, कोई बंदा आपके ऊपर मौजूद होकर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उस वक्त तक जो है वो आप खुलेआम घूम रहे होते हो। PUBG वगैरह खेलते हो सारे? नहीं, PUBG छोड़ दिया। छोड़ दिया, वजह क्या है? पहले खेलते थे, पीक पे था जब PUBG। अब कोई दोस्त भी नहीं खेलता तो फायदा नहीं है। फिर सारा दिन कितना टाइम लगाते थे खेलने में? 1-2 घंटा तो खेलते ही थे कम से कम। 1-2 घंटा? पर हमने तो सुना है लोग 10-10 घंटे खेल रहे होते हैं। नहीं, इतना क्रेज़ नहीं था। इतना क्रेज नहीं था। अच्छा, ये हमने देखा है लोगों के बिहेवियर में भी बड़ा चेंज आया है गेम्स इस तरह की खेल के। होता है ऐसा? शायद हमारे में तो नहीं आया। तुम्हें आई हो कि थॉट आई हो? आती है ऐसी? नहीं, आप खेलते हैं? पहले मैं खेलता था, बट वो फेज़ होता है, वो चला गया। चला गया? कैसे चला गया? बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अच्छा, हमने देखा है, जो मैं इनसे भी बात करी थी, कि बिहेवियर चेंज होता है जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो या देख रहे हो, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देख रहे हो, तो फिर आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। तो कभी थॉट आया बिहेवियर चेंज हुआ है? नहीं, क्योंकि हमने इस पर्सपेक्टिव से कभी नहीं खेला। मैच्योरिटी लेवल होती है, गेम को गेम की तरह रखते हैं, उसमें सीरियस नहीं होते। और वैसे भी मोस्टली जो इस तरह के ऑनलाइन गेम्स होते हैं, हम लोग मोस्टली फ्रेंड्स वगैरह के लिए खेल रहे होते हैं, ना कि गेम के लिए। अच्छा, ये जो कंटेंट बनता है हमारे यहाँ, हमने देखा है कि कराची में अभी कुछ दिन पहले ही एक वाक़या पेश आया जिसमें जो है वो एक बच्चा था, उसने जो है वो जुर्म में इन्वॉल्व था और उसकी इंस्पिरेशन जो थी वो एक इंडियन मूवी थी। तो इस तरह के जब वाक़यात होते हैं जहाँ पर विलन को या क्राइम को थोड़ा ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है, तो आपको लगता है बच्चों के जहनों पर, नौजवानों के जहनों पर असर डालता है? जी बिल्कुल, बट यही कि आपका वॉचर कौन है, जो देख कौन रहा है। अगर वो मेच्योर लेवल है उनके लिए, क्योंकि अक्सर इसी में भी हम कहते हैं ना सेंसरशिप भी होती है इसी में, कि कुछ मूवीज़ होती है जो 16+ रेटेड होती हैं, कुछ होती है जो किड्स के लिए सूटेबल होती है। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो उन पर वॉच रखें कि किस तरह के इनको मूवीज़ देखनी चाहिए, किस तरह की नहीं देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई उस तरह की मूवीज़ जिनके अंदर डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि 16 साल से ऊपर के लोग उनको देख सकते हैं। उनको अगर वो बच्चा कोई 8 साल का देख रहा हो तो जाहिर सी बात है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। लगता है कि जो कंटेंट है आपका वो बड़ा असरअंदाज होता है इमेच्योर माइंड्स पर? होता तो है, क्योंकि जो जैसे हम अब जैसे टीनेज जो होती है ना, सब पता नहीं होता इंसान को कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब जब वो देखता है ना, वो फिर उसको अपने माइंड में एज्यूम कर लेता है और फिर वैसा बनने की कोशिश करता है, तो उसके चक्कर में होता है। अब हर इंसान अलग होता है तो सबका पर्सपेक्टिव भी अलग होता है। इस तरह का हमने कैरेक्टर देखे मूवीज़ में होते हैं जिससे लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं, लोग स्टाइल भी फॉलो करते हैं, फिर लोग बॉडी लैंग्वेज भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या लगता है कि कैसे बचा जाना चाहिए इन चीज़ों से? वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, अगर आप विलन को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको लगता नहीं आप सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है? विलन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता ये गलत है। उसके ऊपर वो करे जैसे मैं हीरो को अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी है। हीरो को अडॉप्ट कर रहे हो, सही है, लेकिन विलन का कैरेक्टर ऐसा होता है ना जो जराइम में इन्वॉल्व होता है, फिर लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर लोग उस जुर्म को करने की कोशिश करते हैं जो हमें एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है, लेकिन हम उसको जो है वो हकीकत में करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हो इसको, सही है? ये वही है, बंदे के ऊपर है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या करे। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद थे जहाँ पर हम लोगों से बात करके उनका पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें बदलती हैं, किस तरीके से अगर आप एक चीज़ को या एक कंटेंट को या आप एक अपने सामने होती चीज़ को मुसलसल बार बार देखते हैं तो आपके जो
छोटे या इमेच्योर जहन हैं उन पर ये किस तरीके से असरअंदाज होता है, और ना सिर्फ असरअंदाज होता है बल्कि फिर आप उसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको नुकसान होता है बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हर बंदे को इसका नुकसान होता है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले ही हमने एक केस देखा जिसमें जो है वो एक 16 साल के बच्चे ने भी एक मूवी से इंस्पायर होकर कत्ल कर दिया था। हमारी जो चैनल की क्राइम रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए मुल्क भर में या दुनिया भर में देखा जाए तो ये जो बढ़ता हुआ क्राइम है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, या कुछ इस तरह का कंटेंट देखना जिससे आप जो है वो इंस्पायर हो जाते हैं, कच्चे जहन होते हैं और वो जो है वो जल्दी इस तरफ नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो अभी हमने देखा कि कराची में पिछले ही कुछ दिनों में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक 16 साल का लड़का था जिसने जो है वो अपने कज़न को, जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल थी, उसको कत्ल कर दिया। और जब उससे कत्ल की वजह पूछी गई और पूछा गया कि आपको कत्ल का आइडिया कैसे आया कि मुझे इस तरीके से इसको कत्ल करना है, तो उसका कहना था कि मैंने एक मूवी में देखा था कि किस तरीके से जो है इसको कत्ल किया जाना चाहिए। क्या ये सारा वाक़या था, उसी पर बात करने के लिए हमारी क्राइम रिपोर्टर अनुषा जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करके जानते हैं कि क्या वाक़या था। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम सलाम। अच्छा अनुषा, मुझे बताइएगा ये जो सारा केस हुआ है ये क्या सीन है, कब ये वाक़या पेश आया, आपने इस पूरे केस को कवर किया है? शाइस्ता, देखिए जिस तरीके से हम क्राइम की चीज़ें कवर करते हैं तो अचानक से कॉल रिसीव होती है रेस्क्यू से कि एक 7 साल नन्ना अबान है जिसका गला काट कर उसको झाड़ियों में फेंक दिया गया। वो भी कार्डियो हॉस्पिटल जो कि KMC का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर जो KMC क्वार्टर्स बने हुए हैं, ना CCTV है, 3 रास्ते उसके होते हुए जा रहे हैं उस चाय वकवा मतलब क्राइम सीन के ऊपर। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो देखती है एक बच्चा वहाँ पर तड़प रहा है, उसका गला कटा हुआ है, उसकी शहरक तक कटी हुई, वो तड़प रहा है और वो तड़पता हुआ जो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन गले से उसका खून निकला जा रहा है और वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता है इसको किसने कत्ल किया है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, चेक करती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, क्राइम सीन यूनिट की टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं, मोबाइल पहुँचती है। जब वहाँ के लोगों से तहकीकात की जाती है तो वहाँ के जो है शाहिद हैं वो बताते हैं कि एक बच्चा तड़पता हुआ जो है गटर बना हुआ था वहाँ तक आया है और तड़प रहा है, उसका खून तेज़ी से जारी है तरह से, क्योंकि एक बकरा जिस तरह ज़िबा होता है इस तरीके से एक इंसान को, एक बच्चे को ज़िबा किया गया। खैर वहाँ पर जो KMC क्वार्टर में जो लोग वहाँ थे, एक बंदा वहाँ पर आया, उसने उस बच्चे के गले के ऊपर कपड़ा बांधा और उसको जो है वो हॉस्पिटल लेकर गए। जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। खैर पुलिस ने इस पर जो है SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक ने अपनी टीम बिठाई। 6 रुकनी टीम थी जिसमें DSP और 3 थानों के SHOs ने अपनी अनथक मेहनत के बाद इस केस पे काम शुरू किया। लेकिन जिसमें जब पुलिस उनके घर गई अबान के बच्चे के, तो उसका एक कज़न था जो उसके साथ रहता था, क्योंकि जो अबान के वालिदैन थे वो खुद जॉब करते थे और अपने इनका मतलब जो अबान का कज़न था 15 साल जो सुफियान बताया जा रहा है, वो बेसिकली अबान के साथ घर पे रहता था। और अबान के 2 भाई बहन और थे, एक स्पेशल चाइल्ड है उसमें से और उसकी एक बहन है। खैर वो तीनों स्कूल से आते हैं, बाइक या राइडर तीनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है और जो कज़न है उसकी ज़िम्मेदारी होती है खाना वाना अबान को देना, उसके बहन भाइयों को देना जो अबान के बहन भाई थे। खैर वो कज़न उससे जब इंट्रोगेट किया जाता है तो वो बताता है कि मैं वॉशरूम में था और वॉशरूम के बाद नॉक हुआ है, अबान चीज़ लेने के लिए जाने का बोल रहा था, अबान नीचे उतरा है और वो वहाँ से गायब हो गया। मैं वॉशरूम से निकला, अबान घर में मौजूद नहीं था। खैर उसने ये बाकायदा मीडिया जो और दीगर चैनल्स और हमारा चैनल भी वहाँ मौजूद था, वो मीडिया टॉक भी हमारे पास मौजूद है वो क्लिप के, वो बोल रहा है क्लियर कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, मैं वॉशरूम में था और अबान को कोई लेकर चला गया। उसने 15 मिनट बाद ठीक उसके घर वालों को इतला दी व्हाट्सएप पे कॉल करके कि अबान घर में नहीं है और मैंने ढूंढा वो इलाके के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो खैर उसने एक तरीके से पूरा प्लान किया, मतलब उसके दिमाग में था कि किस तरीके से झूठ बोलना है सिपाही से। पुलिस को उसके बयानात में कुछ ऊंच नीच लगी क्योंकि वो एक तालिब उसने बोला कि मैं वॉशरूम में था और अबान को लेके कोई चला गया। खैर उस पर 6 रुकनी जब कमेटी बनी तो जाहिर सी बात है शाइस्ता, देखिए अगर आप घर की देखें और अगर कार्डियो देखें, जाए वक्फा देखें, तो वो तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से। पैदल भी अगर बंदा जाएगा तो 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा, वहाँ पर उसके घर की गली के अंदर कहीं पर जो है CCTV नहीं लगा हुआ। 15 साल से जायद से वो लोग अबान के घर वाले वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। खैर सन अकेडमी में बच्चा ये पढ़ता था। उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो SSP सेंट्रल ज़ीशान के कहने के ऊपर 6 रुकनी कमेटी जो थी, DSP असगर मेहदी अजीज़ाबाद के जो DSP थे उन्होंने इस पे काम किया और SHO राव शाहिद जो हैं इसके यूसुफ प्लाजा के, उन्होंने जब सारा मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जितनी CCTV टेक्निकल टीम थी उस केस के ऊपर लग गई, क्योंकि एक बेदर्दी से कत्ल हुआ है 7 साल बच्चे का। आपने खुद भी देखा होगा ऐसे कि वो बच्चा तड़प रहा है, कौन हो सकता है, आखिर बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है। खैर वो जब CCTV कलेक्ट की तो 50 से ज़ायद CCTV जो है वो कुछ थी कुछ नहीं चल रही थी, उन्होंने कलेक्ट की। बिलाखिर CCTV में उनको एक शवाहिद मिला कि वही कज़न जिसने ये झूठा बयान दिया था, वही कज़न जो है वो उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है।
अच्छा जी बिल्कुल। और वो 3 CCTV आई जिसके अंदर घर के आगे वाली गली है, उसके बाद वो पार्क वाली गली जा रही है और वो पार्क वाली गली निकल रही है कार्डियो हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर बच्चा की लाश जो है वो पड़ी हुई थी। जब ये चेक किया गया पुलिस को, फिर 100% मतलब पुलिस ने पहले ही ये बोल दिया था सस्पेक्ट है, लेकिन पुलिस ने जाहिर नहीं किया था क्योंकि एक जनाजे वाला घर था, एक बच्चे का मौत हुई थी, तो पुलिस ने जो है उसको नज़रों में रखा हुआ था अपनी। उसके बाद पुलिस ने जब देखा कि सस्पेक्ट है, खैर पुलिस ने उसको तफ्तीश की, बयानात भी चेंज किए। अच्छा पर्सनली मैं अगर बताऊं, जब मैं पर्सनली नेक्स्ट डे उसके घर गई बांध के, तो वही मुलजिम सुफियान जो कि मुलजिम था, सस्पेक्ट था, मेरे साथ खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि 15 मिनट वॉशरूम में था और अबान को कोई लेकर चला गया, कहाँ गया कुछ नहीं पता। अच्छा वो घबराया हुआ भी लगा, तो मुझे भी थोड़ा बहुत पुलिस की बात थोड़ी सच हकीकत लगने लगी कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है यही वो कल्परेट हो जिसने 7 साल मासूम बच्चे का गला काट के कत्ल कर दिया। खैर जब वो देखा कि CCTV में लेकर जा रहा है इसी का कज़न, तो फिर पुलिस आई है। जब जनाजा हुआ उसके 1 दिन बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने कहा घर वालों को कि हमें इस पर शक है, आप हमें दीजिए, हम तफ्तीश शुरू करेंगे इससे। वो उसको लेकर गए कमरे के अंदर, उससे जब तफ्तीश शुरू की तो उसने बिलाखिर सच उगल दिया कि मैंने ही अबान को कत्ल किया था और इसलिए किया था कि वो मेरी शिकायतें लगाता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या अबान के वालिद तुम्हें मारते थे, डांटते थे, तो उसने बोला ना मारते थे ना डांटते थे, लेकिन शिकायतें लगाता था। और सिर्फ शिकायत लगाने पे मैंने उसका जो है वो एक सब्जी काटने वाली छुरी जो होती है किचन से उठाई, जेब में डाला और मैं चला गया। वहाँ पर जाने के बाद जो है वो मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसके गले में छुरी फेर दी। एक नहीं 2 बार वार किया, 2 दफ़ा छुरी फेरी कि उसकी शहरा कट गई। और वो ले जाकर खून नालूदा छुरी जो थी वो घर लेकर आया, उसको धोया है, धोने के बाद उसको वो स्लिप पे उसने रख दी जहाँ से उठाई थी उसने, और जो कपड़े थे वो उसने चेंज किए बाकायदा। अच्छा कपड़े अभी तक नहीं मिले। ये इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो शवाहिद इकट्ठे करेगी, कर लिए इकट्ठे उन्होंने। अच्छा ये जो आपने बताया ना, जब उसको अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद जब आप गए हो उसका बयान लेने के लिए, हमने ये देखा कि उसकी जो बयानात आए उसमें ये था कि मैंने किसी मूवी से इंस्पायर होकर जो है मैंने ये कत्ल किया है। को मूवी देखी थी और मैंने देखा कि अच्छा इसको ऐसे कत्ल करना है, मैंने ऐसे कत्ल किया है। तो ये ऐसा कोई बयान आपको सुनने को मिला है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है शाइस्ता कि वो मूवीज़ देखता है, एनिमल मूवी बताई जा रही है कोई और दीगर मूवीज़ वो देखा है, उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से काट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो ये मतलब एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद थी और हम यही बात कर रहे थे कि जैसे अनुषा ने भी बात की कि इससे पहले भी ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि कराची में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जब हमने देखा कि नई कोई गेम आती है, उसके बाद सबको उसका बुखार चढ़ता है और बुखार जैसे ही चढ़ता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस फीवर को उतारना, और आप उसी जहन के साथ, उसी सोच के साथ ऐसा क्राइम कर देते हो। इतना मतलब आप जिस बात को या जिस स्टोरी को आप सुन नहीं पा रहे हो, वो एक 16 साल का लड़का अगर वो ये कर रहा है हकीकत में, तो उसके लिए उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है उन तमाम पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जॉब करना, क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी है, आप घर से बाहर निकलते भी हो, काम काज करने के लिए भी निकलते हो, लेकिन बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि जब आप अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे तो कुछ टाइम बाद फिर आपको जो है वो इस पर पछताना पड़ेगा, और जब वो पछतावा है उसका फिर कोई जो है वो हल मौजूद नहीं होगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बिहेवियर की, कि किस तरीके से बच्चों का जो बिहेवियर है या जो इर्द गिर्द का माहौल है वो किस तरीके से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर जो है वो असरअंदाज होता है। उसी पर बात करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से बात की जाए। तो इसीलिए इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा सरमद, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं IRT में, उनसे बात करते हैं। सो बेसिकली जो भी चीज़ हम देखते हैं वो नेचुरली हम ऑब्जर्व करते हैं, और बच्चों के बहुत इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी वो चीज़ देखते हैं उनके लिए उसको एज इट इज़ अब्जॉर्ब कर लेना बहुत आसान होता है। जो ड्रामा या ड्रामेटाइजेशन किसी चीज़ की दिखाई जा रही है उसमें वो बहुत ज़्यादा फ़र्क कर सके, तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, और बच्चे जनरली उनकी लर्निंग का प्रोसेस 18 ईयर्स तक स्पेसिफिकली बहुत फास्ट वर्क कर रहा होता है। अच्छा, जैसे हमने अभी देखा है कि क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है ड्यू टू दस के आपने कोई ड्रामा देख लिया, ड्रामे की स्टोरी पिक कर ली, और जो है बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा है लड़कियों को जो कि मतलब घर छोड़कर जाना उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। उसके अलावा किसी को कत्ल कर देना, उसकी मतलब कत्ल कैसे करना है वो वाला पूरा प्रोसेस वो कहते हैं कि भाई हमने इससे देखा। तो ये किस तरीके से मतलब बताइएगा कि क्या मेंटल हेल्थ होती है, मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है, बिकॉज होता तो बिल्कुल ठीक है, तो क्या आप उसको कहेंगे? ओके, सो जब बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद उसका जो पहला रिलेशनशिप बनता है वो उसके पेरेंट्स के साथ बनता है, और जो अटैचमेंट होती है जो उसकी मदर के साथ या उसकी जो भी मदर फिगर है उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अटैचमेंट बच्चे की प्रॉपर्ली अपने केयर गिवर के साथ डिवेलप ना हो पाए, यानी जो भी उसका केयर गिवर है वो कंसिस्टेंट ना हो, या वो मुसलसल उसके पास
उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मौजूद ना हो। और नीड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसकी भूख को पूरा कर देना या उसको दूध पिला देना, बल्कि वो जो मोहब्बत या केयर एक बच्चे को चाहिए होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में डेवलप होने के लिए, जो केयर और अटेंशन उसको चाहिए होती है कि उसकी बात को समझा जाए, सुना जाए, उसे प्रेजेंस और वार्मथ फील हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट का फर्स्ट माइलस्टोन होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में कुछ एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये कि कोई नागवार इस तरह के ट्रोमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं बच्चे के साथ, जिसमें उसके साथ निगलेक्ट हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, किसी भी किस्म का और कोई ट्रोमेटिक इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से बच्चे की ज़हनी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। बज़ाहिर देखने में हो सकता है आपको नज़र ना आए कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी स्टोरी क्या है वो बच्चा खुद समझता है या खुद जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जो उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें ये भी हो सकता है कि कोई पेरेंट हो जो अनअवेलेबल हो सकता है कि घर में कोई सब्सटेंसेस यूज़ करता हो, यानी कोई भी नशावर अशा का इस्तेमाल करता हो कोई पेरेंट, तो जाहिर है कि वो फिर बच्चे के लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो सकता। या किसी पेरेंट का बच्चे के बचपन में जल्दी गुजर जाना, या पेरेंट्स का डिवोर्स कर जाना अर्ली स्टेजेस पे, तो ये सारे वो इवेंट्स हो सकते हैं जो बच्चे के पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अच्छा, जैसे ज़ारा आपने बात की ना, हम देखते हैं और नॉर्मली हम लोग बात भी कर रहे होते हैं कि जब इंसान अपने आप को प्रिपेयर करता है ख़ुदकुशी के लिए, मतलब अपनी जान लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर कोई बंदा ख़ुदकुशी या सुसाइड कमिट कर रहा है तो उस वक्त वो अपने राइट मेंटल स्टेट में नहीं होता। या तो अब जैसे अगर हम अबान वाले केस की बात करें तो मतलब एक 16 साल का बच्चा जो कि मतलब एक घर से ही छुरी उठा के और किसी का मतलब इस तरीके से किसी को बच्चे को कत्ल करना, मतलब इसके लिए आपको बड़ी करेज चाहिए। तो वो करेज का क्या, कहाँ से आती है ये करेज, किस तरीके से, मतलब क्या इतना ज़्यादा उन पर टोल होता है, मेंटली वो किस कंडीशन में होते हैं कि वो इतना बड़ा स्टेप जो है वो उठा लेते हैं? तो दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं बच्चों में। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अमूमन बहुत खामोश तबीयत होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, आप उनके साथ कुछ करें तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो चीज़ों को अपने अंदर दबाते हैं। और एक होते हैं एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स, यानी कि उसमें मारपीट करना, दूसरे बच्चों को बुली करना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, ये तमाम चीज़ें भी बच्चों में दूसरी तरफ नज़र आती हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जब प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें तो वो बच्चा इतना कैसे वो तो एक छोटा बच्चा है तो वो कैसे उस चीज़ को प्लान करेगा, या वो इतना कोल्ड बिहेवियर आपको उसमें कैसे नज़र आया। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो पिछले ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं वो रिजॉल्व नहीं होते। दूसरी बात, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना हमारे यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता, उसके अराउंड बहुत स्टिग्मा है। तो जब बच्चे उस चीज़ को अपने अंदर दबाते हैं और छुपाते हैं और उनके पास कोई सेफ एडल्ट नहीं होता या कोई महफूज एडल्ट नहीं होता जिसके साथ वो शेयर कर सकें, तो ये चीज़ें फिर आपको इस तरह के बिहेवियर्स में निकलती हुई नज़र आती है कि कभी वो सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर्स कर रहे होते हैं, यानी कि सेल्फ हार्म करना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना, और कभी होमिसाइडल बिहेवियर्स, यानी कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की ना कि कुछ आपके बचपन के ट्रॉमास होते हैं, उस तरीके से आप कोप अप नहीं कर पाते हो, तो पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और अगर कोई बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि चलें ये तो हमने ट्रॉमास की बात कर ली, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, स्टडीज़ में भी आप देखो तो परफॉर्मेंस उसकी एक्सीलेंट होगी, लेकिन स्टिल वो इस तरह की कोई कहीं चीज़ से इंस्पायर होकर किसी से सुन के वो इस तरह की कोई चीज़ करता है। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि अब जो हमारा बच्चा है ये कुछ करने वाला है, या इसका कोई बिहेवियरल चेंज होता है, क्या कैसे पता चलेगा? एक तो चीज़ है कि रेड अलर्ट्स का या रेड साइंस का वेट करना ही नहीं चाहिए पहली दफ़ा। तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो उसको लगे कि हाँ मेरा पेरेंट एक सेफ एडल्ट है, जिसका मतलब ये कि अगर वो अपनी कोई भी बात जाकर अपने पेरेंट को बताए तो उसको ये खौफ नहीं महसूस हो कि मुझे डांट पड़ेगी या मेरा पेरेंट उल्टे ही मुझ पर गुस्सा निकालेगा या वो कहेगा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। सो उस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने के बजाय ये समझें कि बच्चा बच्चा है और बच्चे से गलतियाँ हो सकती हैं, और अगर आप वो सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा कि हाँ ये मेरा पेरेंट है, इसको मैं आके बता सकता हूँ, तो वहाँ तक बात पहुँचेगी नहीं। लेकिन अगर रेड अलर्ट्स लेके जाएँ तो आपको अगर अपने बच्चे के बिहेवियर में कुछ इस तरह के चेंजेस नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो बहुत क्वाइट था और अब वो बहुत बातूनी हो गया, या वो बहुत पुरसुकून रहता था और अब वो हर बात पे गुस्सा करने लगा, या उसके मूड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक वो रोने लगता है, अचानक एंशियस हो जाता है, पढ़ाई में ग्रेड्स गिरने लगे हैं, अटेंशन नहीं दे पाता, खोया खोया रहता है, एकदम से बात करेंगे आप और वो जोन आउट हो रहा है बार बार। या इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जब बच्चे बाद में इन्वॉल्व होते हैं उसके कुछ बेसिक साइंस जो हमें बचपन से नज़र आने शुरू होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे फायर सेटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आग लगा दी घर में किसी चीज़ को, या जानवरों को तकलीफ दी, नुकसान पहुँचाया, जानवरों के साथ जुल्म ज़्यादती करना, अपने साथ के बच्चों को बुली करना,
उनके साथ मारपीट करना, उन्हें खौफजदा करना, उनसे छीना झपटी करना, डराना लोगों को, और अथॉरिटी के लिए उनके अंदर बहुत हेट्रेड होती है कि वो अथॉरिटी फिगर्स को पसंद नहीं करते बहुत छोटी एज से, यानी उन्हें कोई नो बोले तो वो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब उनको बहुत मुश्किल होता है रूल्स को फॉलो करना, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। घर से बार बार वो भागने की भी कोशिश अमूमन टीनेज के अंदर बच्चे कर रहे होते हैं, तो ये सारे साइंस होते हैं कि इस सूरत में पेरेंट्स को फ़ौरन अपने बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, सो दैट उससे बात की जा सके और बच्चे को वो सपोर्ट मिल सके जो ज़रूरी है, और कभी कभी पेरेंट्स को भी हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना ज़ारा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पर मेंटल हेल्थ को अब जाके हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सीरियस लिया जाने लगा है, लेकिन पहले नहीं लिया जाता था। बीइंग अ सोसाइटी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम बात करें, जैसे हम बात करें कंटेंट की, कि इस तरह का कंटेंट आता है या बच्चे देखते हैं, सोसाइटी पर कितनी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ों से जो है वो बच्चों को स्पेशली दूर रखें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती भी हैं जहाँ पर होता है कि ये कंटेंट जो है वो एडल्ट कंटेंट है, बच्चे ना देखें, वहाँ पर कुछ ना कुछ होता भी है, बाहर ममालिक में होता है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो बीइंग अ सोसाइटी क्या करने की ज़रूरत है? तो बहुत दफ़ा हमारे जो कंटेंट हम देख रहे होते हैं वो हमारा अपना होता भी नहीं है, वो होता भी दूसरी कंट्रीज़ का है जो यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे अगेन पेरेंट्स की है, जो भी बच्चे का केयर गिवर है, अगर कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं है बट उनका कोई केयर गिवर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो ये कि फ्री एक्सेस टू स्मार्टफोन्स या डिवाइसेस इस तरह से दे देना जो बिल्कुल ही मॉनिटर ना किया जा रहा हो कि बच्चा क्या देख रहा है या बच्चे के पास किन किन चैनल्स की एक्सेस है, क्या उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स को खुद को एजुकेट करना चाहिए, और बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। अच्छा ज़ारा, लास्ट में ये बात भी बताइएगा कि लोगों की एक आम परसेप्शन भी बनी हुई है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ये लोग ये बात करते हैं कि भाई मतलब इसके साथ कोई मेंटल मसला है या ये पागल है, या उनको ये भी डर खौफ होता है कि अगर हम इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो शॉक्स लगेंगे, तो ये हो जाएगा, तो डॉक्टर ये कर देगा। इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर दो कि क्या प्रोसेस होता है, क्या टाइम, मतलब कि क्या इसके स्टेजेस हैं और क्या करता है साइकोलॉजिस्ट? ओके, सो बेसिकली बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी वी डू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज काउंसलिंग की। तो मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर बताती हूँ कि जब सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू होता है जो माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री का होता है, वो अभी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो एक इंसान काउंसलिंग से भी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग से भी बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसकी सिवेरिटी बढ़ गई है तो उस सूरत में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बातचीत के ज़रिए इलाज करता है, काउंसलिंग भी बातचीत के ज़रिए इलाज है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्वालिफाइड होता है कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, और काउंसलर जो है वो बेसिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ट्रेंड होता है। एक साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो दवा के ज़रिए से इलाज करता है, और बेहतरीन इलाज अमूमन यही होता है कि आप अगर दवा ले रहे हैं तो आप साथ में अपनी थेरेपी भी कंटिन्यू करें जो साइकोलॉजिस्ट दे रहा है, और अगर आपका माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ प्रॉब्लम है तो आप काउंसलिंग के ज़रिए भी बेनिफिट कर सकते हैं और आप वापस से बैक टू नॉर्मल जो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग है उस पर आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द बनने वाला कंटेंट या हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात जिसका किसी ना किसी तरीके से एग्रेशन से ताल्लुक़ है या किसी ना किसी तरीके से पास्ट ट्रॉमा का ताल्लुक़ है या वायलेंस का ताल्लुक़ है, वो हमें किस तरीके से या फिर हमारे बच्चों को किस तरीके से जो है वो इंस्पायर करता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि आए रोज़ ऐसे नित नए केसेस हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जिससे जो मासूम जहन है वो इस तरह के जराइम में ना सिर्फ मुलव्वस होते हैं बल्कि अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। कभी किसी का कत्ल कर देते हैं, कभी किसी डकैती में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी अपनी पूरी फैमिली की इज़्ज़त और वक़ार को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब ये सब कुछ होता तो है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसा दौर है हम देखते हैं कि पेरेंट्स दोनों जो हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, बच्चों को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा लोग साथ रह रहे होते हैं, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रहा होता है, लेफ़्ट आउट फील कर रहा होता है और वो अपने अंदर इसको दबाने की कोशिश कर रहा होता है। ज़रूरी है कि इस बात पर लाजमी तवज्जो रखें कि आपका बच्चा जो कंटेंट देख रहा है क्या उसके देखने के काबिल वो कंटेंट है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो डे आउट के चक्कर में बाहर निकलते हैं, बच्चों के साथ मूवीज़ देखने निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि जो मूवी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या ये बच्चे के साथ देखने वाली मूवी है भी या नहीं।
क्योंकि हर इंसान के, हर बच्चे को के जो जहन है उसके हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करना जो है वो उनके ऊपर होता है, और वो किस तरीके से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इसको जो है वो सवार करते हैं, ये फिर आगे जाके पता चलता है, उनके बिहेवियर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ पेरेंट्स का बल्कि सोसाइटी का भी किरदार है, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि बनने वाला कंटेंट भी हमें जो है वो उस तरीके का बनना चाहिए जिसमें हमें इस बात की क्लैरिटी हो कि ये कंटेंट जो है किस हद तक जो है उम्र के बच्चे जो है इस कंटेंट को देख सकते हैं, और किस उम्र से लेकर किस उम्र तक जो है ये कंटेंट जो है वो आपको अपने बच्चों से दूर रखना है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।